हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है एक विवाह ऐसा भी। विवाह किसी के भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। सबको अपने जीवन में अच्छे जीवन साथी की इच्छा होती है। रोहन भी एक बहुत ही सीधा साधा समझदार लड़का था। 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और पढ़ाई करने के लिए घर से दूर रहता था। जीवन में धन दौलत की ज्यादा इच्छा नहीं थी। रोहन के पास बस उसका एक ही मकसद था, दूसरों को खुश रखना और जीवन का आनंद लेना। अपनी 10वीं की परीक्षा के बाद ही वह घर से दूर वाराणसी चला गया। आगे की पढ़ाई वाराणसी में करने के बाद उसने वाराणसी के एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। ये सब इसलिए संभव था क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और पैसों का महत्व जानता था। शुरुआती समय में उसे छात्रावास नहीं मिला, लेकिन उसने कॉलेज के पास में ही एक कमरा ले लिया। लेकिन कमरे के किराए के लिए उसने कॉलेज के बाद बच्चों को पढ़ाने का काम किया। वैसे तो रोहन के पिताजी सेना में कार्यरत थे, लेकिन रोहन जितना कम हो सकता था उतना ही पैसा पिताजी से मांगता था। संघर्ष और कड़ी मेहनत से उसने अपने स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य करने लगा। रोहन का छोटा भाई सेना में था और उसके विवाह के लिए आए दिन रिश्ते आ रहे थे, लेकिन पिताजी का कहना था कि सबसे पहले बड़े भाई की शादी होगी, फिर छोटे की। इस कारण भाई उदास रहता था क्योंकि उसके सभी मित्रों की शादी लगभग हो चुकी थी और सेना में होने के कारण कब ट्रांसफर हो जाए पता नहीं था। इसलिए छोटा भाई शादी के लिए चिंतित था। रोहन अभी पढ़ना चाहता था क्योंकि रोहन के सपने कुछ और बनने का था, इसलिए विवाह के लिए अभी उसके मन में कोई विचार नहीं था। रोहन अपनी प्राइवेट शिक्षक की नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करता था, इसलिए बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं भी देता रहता था। मन जब निराश हो जाता था, जब इंटरव्यू या 1-2 नंबर से नियुक्ति रुक जाती थी, रोहन कभी भी अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता था। एक दिन पिताजी ने फोन किया कि बेटा रोहन, अब विवाह कर लो, नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी। और समस्या यह है कि छोटे भाई के लिए रिश्ते आ रहे हैं। ये बात सुनकर रोहन का दिमाग खराब हुआ और गुस्से में अपने पिताजी से कहने लगा कि जिसको विवाह की जल्द है वो कर ले। पर पिताजी बोले, समाज क्या बोलेगा कि बड़ा लड़का अभी बैठा है और छोटे की शादी हो गई। रोहन ने कहा, समाज को जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बोलकर रोहन ने फोन काट दिया। दरअसल रोहन अपनी परीक्षाओं में असफल और सरकारी नौकरी न मिलने के कारण दुखी चल रहा था। कुछ दिन बाद रोहन ने पिताजी को फोन करके माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी उस दिन आपसे गुस्से से बात करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं अभी ब्याह के लिए तैयार नहीं हूँ। पिताजी ने रोहन को समझाते हुए कहा कि बेटा, विवाह तो आज नहीं तो कल करना ही है और सब सही हो जाता है। पिताजी रोहन से उम्मीद के साथ पूछते हुए बोले कि अगले हफ्ते यहाँ तुम्हारे चाचा चाची जाएंगे और हो सकता है तुम्हारे लिए लड़की भी देखे, इसलिए मना मत करना। मैं सोचने लगा कि जिंदगी भर तो माँ बाप ने ही सब कुछ किया है मेरे लिए, और अब उन्होंने इच्छा जाहिर की है तो पीछे क्यों हट रहे हो। सच कहा जाए तो रोहन विवाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पिताजी की आगे और परिवार की खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता था। कुछ समय बाद उसने अपने मन को मनाते हुए सोचा कि चलो, अगर सब मेरे इस निर्णय से खुश हैं तो मैं विवाह कर ही लेता हूँ। 1 हफ्ते बाद चाचा चाची रोहन के पास पहुँच गए। रोहन के रिश्ते के लिए 3 से 4 लड़कियों के रिश्ते आए हुए थे। रोहन के चाचा चाची ने कहा, रोहन तुम चलकर लड़कियों को देख लो और बात कर लो, जो पसंद आ जाए। रोहन ने कहा, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की और विवाह के लिए लड़की पसंद करनी है तो आप लोग मेरे लिए गलत रिश्ता तो ढूंढेंगे नहीं। ये बात सुनकर रोहन के चाची बोली, कैसा लड़का हो तुम। आज के समय में लड़के लड़की आपस में बात करके अपना विवाह के लिए अपनी पसंद नापसंद बताते हैं। इतने में रोहन कहा, देखिए, लड़की को देखने जाना और नापसंद होने पर उसका विवाह के लिए मना करना मुझे सबसे बड़ा गुनाह लगता है, इसलिए आप लोग तय कर लीजिए, मैं विवाह कर लूँगा। रोहन के चाचा चाची ने एक लड़की पसंद की, लेकिन लड़की वालों ने चाचा चाची को अपने घर पर नहीं बुलाया और कहा, हम लोग आप जहाँ बोलो वहाँ अपनी लड़की को लाकर दिखा देंगे, लेकिन आप अपने लड़के को भी बुला लीजिए। वैसे तो रोहन ने मना किया था, लेकिन पिताजी ने कहा था जो चाचा चाची कहेंगे कर लेना।
मना मत करना। रविवार का दिन सुनिश्चित हुआ और लड़की के घर वाले लड़की को लेकर आ गए। एक मंदिर पर रोहन घबराया हुआ था क्योंकि आज तक उसने किसी लड़की से बात नहीं की थी। चाचा चाची ने लड़की वालों से पूछा, लड़का कैसा है हमारा? सबने कहा, लड़का सुंदर है और हम लोगों को पसंद है। फिर उन्होंने कहा, हमारी लड़की आप लोगों को पसंद है कि नहीं? तो रोहन के चाचा जी ने गुस्से में कहा, विवाह के लिए हम लोगों की सहमति से पहले लड़के लड़की की सहमति जरूरी है। लेकिन सब इतना जल्दी हो रहा था कि रोहन को अजीब सा लग रहा था। लड़की वालों ने कहा, लड़का लड़की आपस में बात कर ले और बता दें। रोहन ने कहा, जो चाचा चाची कहेंगे मैं कर लूंगा। इतना बोलकर रोहन पानी पीने के बहाने वहां से चला गया। विवाह के लिए सबकी सहमति बन गई, लेकिन रोहन ने लड़की को देखा तक नहीं था। चाचा चाची ने रोहन के माता पिताजी को कहा कि रोहन के लिए लड़की पसंद हो गई है। रोहन के विवाह की बात पक्की होते ही उसके छोटे भाई सोहन का विवाह भी पक्का हो गया। विवाह के लिए रोहन के पिताजी और चाचा जी ने तैयारियां शुरू कर दी क्योंकि 3 माह बाद ही शादी का मुहूर्त था। रोहन अभी भी अपने घर से दूर नौकरी पर था। पिताजी ने कहा, बेटा विवाह के लिए तुम्हें जल्द ही घर पर आना होगा क्योंकि अब समय ज्यादा दिन का नहीं है। रोहन ने कहा, पिताजी आप सब चीज तय कर दीजिए, मैं विवाह के कार्यक्रम से 2 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। इसी बीच चाचा जी ने कहा, लड़की का घर और बारात कैसे ले जानी है ये तो हमने देखा ही नहीं। इसलिए रोहन के चाचा जी और रोहन के मामा जी दोनों लोग जाकर बारात और ठहरने का स्थान देखने लगे। दरअसल लड़की का घर ग्रामीण क्षेत्र में था और गाड़ी लाने में परेशानी थी। इसलिए चाचा जी ने बात किया कि आप लोग किसी लॉन में शादी क्यों नहीं कर लेते। लड़की के पिताजी बोले, गांव के लोग क्या कहेंगे कि एक ही लड़की थी और उसकी शादी भी घर से नहीं लॉन से। इसलिए चाचा जी और मामा जी ने वहीं रुकने और बारात लाने का रास्ता सुनिश्चित किया। रोहन के पास एक दिन अनजान नंबर से फ़ोन आया तो वो सोचने लगा कि किसका फ़ोन है। रोहन ने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, जीजा जी नमस्ते, मैं दीपक बोल रहा हूँ, गीता का भाई। जिस लड़की से विवाह तय हुआ था उस लड़की का नाम ही गीता था। रोहन ने दीपक से हाल चाल किया और कहा कि घर में सब कैसा है। दीपक ने रोहन से कहा, जीजा जी क्या आपको मेरी दीदी से बात नहीं करनी? क्योंकि आज के समय में शादी तय होने के बाद लोग एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। रोहन ने कहा, देखो शादी होने के बाद तो बात करनी ही है ना। फिर रोहन के मन में एक विचार आया कि कहीं गीता मुझसे कुछ कहना चाहती है क्या। इसलिए रोहन ने कहा, अच्छा ठीक है दीपक, तुम अपनी दीदी से मेरी बात करवाओ। रोहन ऐसे घबरा रहा था जैसे कोई लड़की। गीता ने जैसे ही कहा, हेलो नमस्ते रोहन, लड़खड़ाते हुए बोला, नमस्ते कैसी हैं? बात होने के दौरान रोहन ने पूछा जो उसके मन में विचार आया था, क्या आप शादी से खुश हैं? अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। गीता ने शर्माते हुए फ़ोन काट दिया। रोहन ने फिर फ़ोन नहीं लगाया। वो समझ गया था कि कोई बात नहीं है। विवाह की तैयारी शुरू होने वाली थी। रोहन भी अपने घर पहुंच गया। लगभग सभी रिश्तेदार एकत्रित हो गए थे और शादी की रस्में चल रही थी। सब बहुत खुश थे और हो भी क्यों ना, घर में दोनों लड़कों की शादी जो थी, रोहन और सोहन का विवाह एक दिन के अंतराल में थी। बारात बस द्वारा रोहन के घर से निकली जो दूसरे दिन गीता के घर पहुंचनी थी। लेकिन रोहन के मन में न जाने कैसे विचार आ रहे थे। दूसरे दिन बारात पहुंची। सभी लोग इतने लंबे सफर के बाद थक चुके थे। जब बारात गीता के घर के नज़दीक पहुंचने वाली थी तो चाचा जी ने गीता के पिताजी को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर चाचा जी ने उस व्यक्ति को फ़ोन किया जिसने ये विवाह तय करवाया था। चाचा जी ने बताए हुए स्थान पर बस खड़ी करवाई तो देखा कहीं भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पिताजी क्रोधित होकर पूछने लगे, ये सब क्या है? कोई स्वागत करने के लिए नहीं खड़ा है, ना ही कोई रुकने की व्यवस्था। चाचा जी पिताजी को शांत करवाते हुए बोले, भैया रुकिए, कोई समस्या होगी मैं अभी पता करता हूँ। पता चला कि बारात रुकने का स्थान बदल गया। चाचा जी बस के साथ दूसरे स्थान पर पहुँचे तो गीता के पिताजी वही खड़े थे और बोले, भैया फ़ोन कहीं भूल गया हूँ। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी जहाँ रुकने की व्यवस्था थी उस स्थान पर न लाइट थी और न ही पानी की व्यवस्था।
चाचा जी ने गीता के पिताजी से कहा कि ये सब क्या है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि बारात कितनी दूर से आई है। छोड़िए, हम सब अपनी व्यवस्था खुद देख लेंगे। चाचा जी ने पास ही के एक धर्मशाला में बारात रोकी। ये सब देखकर पिताजी के साथ साथ रोहन को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बारात में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। शाम को बारात तैयार होकर विवाह स्थल पहुंचने के लिए निकली तो बहुत खराब रास्ता था। फिर भी बारात विवाह स्थल पर पहुंची तो बहुत ही वीरान गांव था। रोहन बस गुस्से को काबू करके विवाह करने जा रहा था। रोहन सोच रहा था कि कहीं कोई बात तो नहीं है, लेकिन रोहन के पास किसी का नंबर नहीं था, तो वो अपने दिमाग को शांत करके बैठ गया। बारात घर पर पहुंची तो घर वालों का अजीब सा स्वागत था। समझ नहीं आ रहा था कि विवाह होने वाला है या कुछ और। रोहन अब परेशान हो रहा था और मन में बुरे विचार आ रहे थे। विवाह के मंडप पर पहुंचने पर भी कोई खास प्रबंध नहीं था। रोहन ने चाचा जी से कहा, ये सब क्या हो रहा है? चाचा जी ने कहा, बेटा लगता है गरीब परिवार है इसलिए ढंग से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद हल्ला होने लगा तो पता चला कि बारात आते समय बारात के कुछ लोगों से गांव के कुछ शरारती तत्वों ने धक्का मुक्की की है। गीता और उसके घर की औरतें मंडप में आए, लेकिन गीता का चेहरा उदास लग रहा था, मानो वो शादी से खुश नहीं है। रोहन के मन में और घबराहट होने लगी कि ये सब सुबह से क्या हो रहा है, क्या चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में गीता बेहोश होकर गिर गई। घर वाले उसे उठाकर ले गए और कुछ देर बाद शरारती तत्व और गांव के लोग कहने लगे कि शादी नहीं होगी, लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं और लड़की ने कहा कि शादी के बाद तुझे देख लूंगा। ये सब सुनकर बारात के सभी लोग गुस्सा होकर कहने लगे, ये क्या फालतू बात कर रहे हैं ये सब? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। इतने में गांव के लोग बंदूक, पत्थर और धारदार हथियार लेकर बारात को घेर लिए और बोले, शादी का पूरा खर्च दो, लड़की शादी नहीं करना चाहती। रोहन जहां खड़ा था वहीं बैठ गया और मन ही मन रोने लगा। चाचा जी ने गीता के पिता से कहा कि ये सब क्या है, तो वो भी कहने लगा, आप लोग दहेज के चलते मेरी लड़की को मार दोगे। मामा पुलिस में थे, वो समझ गए कि बात कुछ और है, इसलिए तुरंत उन्होंने कंट्रोल रूम फोन करके बारात की सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी बुलाए। पुलिस ने पूरी बात समझी और मामा जी से कहा, आप लोग कहाँ इन लोगों के चक्कर में पड़ गए, इस गांव का माहौल बहुत गंदा है। फिर पुलिस अधिकारी ने लड़का और लड़की पक्ष को बिठाकर कहा, शादी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर थाने में बात होगी। अगले दिन सोहन की शादी थी। रोहन अब परेशान होकर रोने लगा। रोहन के मित्र ने कहा, भाई रो मत और दबाव में आकर कुछ गलत चीज मत बोल देना। लड़की वाले बोले कि लड़की ने लड़की को कहा कि शादी के बाद बताऊंगा। पुलिस इस गांव के माहौल से वाकिफ थी, तो पुलिस ने कहा, लड़के और लड़की को बुलाओ, सामने बात होगी। लड़का पहले से मौजूद था। लड़की बहुत देर तक नहीं आई तो पुलिस अधिकारी ने 2 महिला पुलिसकर्मी को भेजा तो पता चला लड़की कमरे में नहीं है। पुलिस समझ चुकी थी और मामा जी को बुलाकर कहा कि लड़की भाग चुकी है, आप लोग संपन्न परिवार से हैं, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। गांव से बाहर निकले तो मामा जी ने सब बात पिताजी, चाचा जी और रोहन को बताई। रोहन उदास होकर गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि किसकी गलती है इसमें। अगले दिन सोहन की शादी थी, इसलिए बारात बिना शादी के गांव से दूर निकल गई। चाचा जी सोचने लगे कि मैंने अपने लड़के के साथ क्या कर दिया, इसकी जिंदगी खराब कर दी। इतने में मामा जी ने कहा, सोहन की शादी शाम को है, यदि आप लोग तैयार हो तो मैं रोहन का विवाह दोपहर तक करवा दूं। जब सब अचंभे में थे कि ये सब कैसे होगा। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मानो उसको सदमा लग गया था। शादी करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि जब बारात घर पर पहुंचेगी तो सब लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। रोहन के मामा जी ने दोपहर तक शादी के लिए एक परिवार को तैयार कर लिया और लड़की को देखने के लिए मामा जी ने मुझे और चाचा जी को लेकर बाकी की बारात को छोटे भाई सोहन के विवाह के लिए भेज दिया। दोनों तरफ दुख का माहौल था। बारात का माहौल गम भरा हो गया था। रोहन अब बिल्कुल टूट सा गया था, लेकिन वो अपने परिवार को कभी भी दुखी नहीं देख सकता था। दूसरी लड़की के घर पहुंचे तो सबने स्वागत किया और सबको बैठने का निवेदन किया। मामा जी ने पूरी बात बताई तो लड़की वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे लड़की को देख लीजिए। रोहन बहुत दुखी था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ वही बात चल रही थी।
मामा जी और चाचा जी ने कहा कि दोनों आपस में बात करके जो भी हो समझ ले। रोहन ने अपने दुखी मन को समझाते हुए पूछा कि क्या आप शादी करना चाहेंगी या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप परिवार के दबाव में ऐसी शादी करो। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की का क्या नाम था रोहन ने कुछ भी न पूछा। सब तय हो गया और शाम होने को थी और रोहन के पिताजी शोभन के बारात की तैयारी दुखी मन से कर रहे थे। यहाँ रोहन का विवाह 1 घंटे में समाप्त हो गया और लड़की के विदाई के लिए कहा गया कि सुबह यहीं से हम लोग गाड़ी से ले जाएंगे। अभी रोहन के भाई शोभन के विवाह में जा रहे थे। शोभन की बारात निकल चुकी थी, लेकिन बारात में कोई उमंग नहीं थी, क्योंकि रोहन का विवाह हुआ कि नहीं यही विचार सबके मन में चला था। रोहन के चाचा और मामा जैसे ही रोहन को लेकर पहुंचे तो सबकी नज़र गाड़ी पर थी। रोहन का मन अब भी उदास था, लेकिन रोहन ने सोचा कि मेरे चलते भाई की शादी पहले ही उदास है, चलो बारात का रंग जमाते हैं। नाचते हुए रोहन बारात में शामिल हुआ। सब खुश होकर रोहन के साथ नाचने लगे। पिताजी ने रोहन को गले लगा लिया और सोहन बड़े भाई को देखकर रोने लगा। रोहन जाकर सोहन से गले मिला और सोहन को पकड़कर नाचने लगा। ये तो रोहन का ही मन जानता था कि वो कितना खुश है। सोहन का विवाह संपन्न हुआ और सुबह विदाई हो गई। फिर रोहन की दुल्हन की विदाई भी हुई और चारों दूल्हे दुल्हन ट्रेन से अपने घर पहुंचे। बारात पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन जब रोहन अपनी दुल्हन अर्चना के साथ उतरा तो लोग देखने लगे कि रोहन का चेहरा उदास क्यों है। सारी रस्में खत्म हुई। रोहन चुपचाप जाकर अकेले कमरे में लेटकर खूब रोया। जीवन में उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन फिर उसके मन में एक बात आई कि मेरे से ज़्यादा दुख तो उस लड़की को हो रहा होगा जिसकी शादी 1 घंटे में ख़त्म हो गई। ना कोई रस्में, ना कोई श्रृंगार, बस मुझे देकर शादी करके अपना पूरा जीवन मैंने नाम कर दिया। उस लड़की पर क्या गुजर रहा होगा, ये सोचकर उसने अपने मन को संभाला और जाकर अर्चना से बात की और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए। अर्चना ने कहा, ऐसा मत कहिए, जो हुआ सही हुआ, अब आप ही मेरे सब कुछ है। रोहन ने उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा कि वादा करो कभी मुझे छोड़ोगी नहीं। और इस तरह रोहन का जीवन आगे हंसी खुशी चलने लगा। लेकिन रोहन के मन में एक प्रश्न आज भी घूमता है कि गलती किसकी थी, घर वालों की, गीता की, या शादी करवाने वालों व्यक्ति की, या रोहन की। विवाह तो संपन्न हुआ, लेकिन क्या कभी कोई अपने विवाह के बारे में ऐसा सोच सकता है क्या? लेकिन कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। इस प्रकार रोहन का जीवन सुखी हो गया और अर्चना रोहन के साथ खुश है। तो ये कहानी थी एक विचित्र प्रकार के विवाह की, एक विवाह ऐसा भी। उम्मीद है ईश्वर कभी किसी के जीवन में ऐसा कभी भी ना करे, क्योंकि अर्चना जैसा जीवन साथी मिलना मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों, शादी विवाह बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही करें, क्योंकि दुनिया में धोखेबाजों की कमी नहीं है।